हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा कि चार्ज रेस्ट पर था, चार्ज एट रेस्ट। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा कि मूविंग ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वॉज स्टेडी मोशन ऑफ चार्ज। और ढंग से देखें तो हमने बोला स्टडी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसका नाम है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेट की जब हम बात करते हैं, हमने बचपन में बहुत मैग्नेट से खेला है। हमें पता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ये सब बातें हम चैप्टर नंबर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होती है। पर इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि किस तरीके से एक मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बातें दी हुई हैं। जैसे हमसे पहले बोला गया है कि बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म have been known for more than 2000 years। 2000 सालों से हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, पर हम इसे अलग अलग पढ़ते थे। तो लगभग 200 साल पहले 1820 में ये पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तब जाके आविष्कार हुआ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म नाम की एक ब्रांच का। तो हमने ये कैसे पता चला? तो 1820 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने ये देखा कि एक मूविंग चार्ज की सबसे बेसिक बात करें तो एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन कैसे किया? इसको बोलते हैं हम ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयरस्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। तो जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी, द अलाइनमेंट ऑफ द नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विच हैज़ द स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज़ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी एक स्ट्रेट वायर हमारे पास है और उसमें एक करंट है, तो उन्होंने ये देखा कि देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो अगर हम कोई कंपास नीडल पास में लेके जाते हैं और हमने इलेक्ट्रिक करंट वायर वहाँ रखा हुआ है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट तभी हो सकती है जब अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब ये था कि जब भी किसी वायर में चार्ज को हम मोशन कराते हैं, तो उसके इर्द गिर्द, उसके पेरीफेरी में, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही था कि जो नीडल थी उसका जो अलाइनमेंट था, इट वॉज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विच हैज़ द स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर। तो ये देखिए डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये सेंटर में जब भी आप देखें तो हमें पता है, जब हम एक एरो हेड बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं और एरो के पीछे एक ऐसे यूँ लगा होता है, तो जब भी हम उसको पीछे से देखेंगे तो हमें एक क्रॉस दिखेगा और सामने से एक पॉइंट। यानी कि कोई भी चीज़ जब बाहर निकलती हुई आ रही होती है तो हम उसे एक पॉइंट से शो करते हैं, और जब वो अंदर जा रही होती है तो हम उसे क्रॉस से शो करते हैं। तो जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी वायर में से ये एक वायर है जिसमें से करंट बाहर की तरफ, हमारी तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन नीडल थी उसके अराउंड
एक डिफ्लेक्शन हुआ विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द टेंजेंट टू अ सर्कल। इमेजिनरी सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो इसके टेंजेंशियल एक डिफ्लेक्शन हुआ मैग्नेटिक कंपास निडल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, सेकेंड पॉइंट, जब उन्होंने करंट को रिवर्स किया तो उन्होंने देखा जो ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल है वो भी रिवर्स हो गई। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, यानी कि इस डायरेक्शन में कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक जो नीडल थी उसका डायरेक्शन भी, उसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। जबकि इसमें इधर जा रही थी, यहाँ डायरेक्शन था, यानी कि हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। सो यू कैन सी हियर दैट कि किस तरीके से एक कंपास निडल में डिफ्लेक्शन शो होता है, जो कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का सेकंड ऑब्जर्वेशन। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। जैसे ही हम करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन था नीडल में, डिफ्लेक्शन इन द नीडल, डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, इट वॉज इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बढ़ाया। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब एक वायर लिया, एक वायर यूँ लिया और इसके अराउंड में एक ऐसी शीट लगा दी और ये वायर इसके बीच से निकाल दी और यहाँ पे करंट लगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब उन्होंने कुछ आयरन फिलिंग्स ऐसे डाली तो उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना ली कुछ इस तरीके से। तो हम देखें, अगर हम यूँ डालें कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आयरन फिलिंग्स ने बना ली थी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम किस तरीके से एक जो आयरन फिलिंग्स है उन्होंने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना ली। So this was the last observation from the Oersted experiment. So Oersted concluded that moving charges or currents produces a magnetic field in the surrounding space. तो जब भी हमारे पास कभी कोई मूविंग चार्ज या करंट होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने स्पेस में। These were the observations from the Oersted experiment. उसके बाद क्या हुआ, 1820 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। देन इन द 1864 1864 में द लॉज ओबेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मेटेड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों के जो फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, उन्होंने इन सारे फार्मूले को यूनिफाइड कर दिया। यूनिफाइड मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन उन्होंने फाइंड आउट कर दिया। फिर उन्होंने इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। फिर रेडियो वेव्स भी तब तक डिस्कवर्ड हो चुकी थी। तो इस तरीके से लगभग 20th सेंचुरी में कई सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुए। This was due to our increased understanding of electromagnetism and invention of devices for production, amplification and transmission of electromagnetic waves. तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है इट हैज़ बीन डेवलप। तो इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज़ थी दैट वाज द ऑयरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया, पहली चीज़ तो ये कि जो करंट है उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो कि हमने कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन से देखा। कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन तब चेंज हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। फिर दूसरी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की कि अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी कंपास नीडल में ज़्यादा देखा गया। और लास्ट चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की, जब उन्होंने आयरन फिलिंग्स डाला तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना ली। इसका मतलब ये था कि उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि किस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड करंट कैरिंग वायर्स। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास प्रोटॉन है, ये सब क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। दीज आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स जब मोशन करते हैं, व्हेन दे डू मोशन, तो उस मोशन के वजह से क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले ही से वहाँ मौजूद है तो इन चार्ज पार्टिकल्स में फोर्स लगते हैं।
फिर हमें सेकंड जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है कि किस तरीके से करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 लॉ पढ़ेंगे, दैट इज़ द नंबर 1 इज़ बायट-सावर्ट लॉ एंड एम्पेयर-सर्किटल लॉ। ये 2 लॉ हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना आना चाहिए। अगर हमारे पास पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जैसे आपको याद होगा हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को जब Q से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें फोर्स मिलता था। इसी तरीके से हम देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हमें देखना है किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से वो चार्ज की मोशन पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें पढ़ना है क्या, दैट हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास किसी वायर में करंट है तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। जैसे हमने देखा अभी 2 लॉज इसमें हमें पढ़ने हैं। फिर हम देखेंगे हाउ करंट्स एंड वोल्टेज आर डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक था वो आपके में हटा दिया गया, एनसीईआरटी में अभी भी ये दिया हुआ है ये यहाँ पे इस लाइन में, बट इट हैज़ बीन रिमूव। फिर उसके बाद कुछ कन्वेंशन हमें देखने जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम डॉट दिखा रहे होते हैं, डॉट का मतलब क्या है, बाहर आती हुई चीज़, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय डॉट एंड अ करंट और फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, गोइंग इनसाइड द प्लेन मतलब अंदर की तरफ जा रही है, तो उसको हम क्रॉस से शो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।